कल्पना कीजिए कि इंसानी दिमाग ना एक बेहद सुरक्षित तिजोरी है। ऐसा लगता है कि इसके अंदर के जो विचार और भावनाएं हैं वो पूरी तरह से निजी हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। पर सोचिए अगर कोई उस तिजोरी का पासवर्ड जान ले तो क्या होगा? वही तो, वो इंसान आपके सबसे गहरे डर और असुरक्षाओं को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकता है। आज के इस गहरे विश्लेषण में हम इसी की पड़ताल कर रहे हैं। हाँ, और आज का हमारा पूरा ध्यान शेक्सपियर के मशहूर नाटक ओथेलो पर है। बिल्कुल। आज हम सिर्फ कहानी नहीं दोहराएंगे, बल्कि उस सटीक मनोवैज्ञानिक तरीके को समझेंगे जिससे एक शानदार दिमाग को अंदर से हैक किया गया। हम्म जहाँ तक स्रोतों की बात है तो ये कहानी 1565 की गिराल्डी सिंथियो की एक इटालियन कहानी पर आधारित है। हाँ, लेकिन शेक्सपियर ने इसमें काफी बदलाव किए। मतलब स्रोतों के अनुसार उन्होंने डेस्डेमोना के किरदार को काफी मजबूत किया और ओथेलो के मानसिक संघर्ष को एक अलग ही गहराई दी। से दिलचस्प बात यह लगती है कि ये नाटक मनोवैज्ञानिक हेरफेर का इतना सटीक उदाहरण कैसे बन गया। सही कहा। इसमें ईर्ष्या, रंगभेद और दिखावे के बहुत गंभीर मुद्दे हैं। हाँ, इसका एक बड़ा कारण समाज में ओथेलो की स्थिति है। देखिए, ये कहानी एक गोरे समाज में एक बाहरी व्यक्ति, मतलब एक मूरिश सेनापति के इर्द गिर्द घूमती है। अच्छा, तो मतलब लोग उसकी सैन्य ताकत का सम्मान तो करते हैं, लेकिन वो कभी पूरी तरह से उस समाज का हिस्सा नहीं बन पाता। एकदम से। और यही अलगाव एक गहरी असुरक्षा पैदा करता है। और यही एंट्री होती है इयागो की, जो इस असुरक्षा को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाता है। इयागो का किरदार तो मतलब मुझे आज के किसी टॉक्सिक सोशल मीडिया एल्गोरिदम की तरह लगता है, जो बस लोगों के डर का फायदा उठाता है। अरे वाह, ये एक बहुत ही अच्छा नजरिया है। वैसे मशहूर आलोचक कॉलरिज ने इयागो की बुराई को बिना किसी कारण की बुराई कहा था, मतलब मोटिवलेस मैलिग्निटी। लेकिन क्या सच में उसका कोई मकसद नहीं था? मुझे तो लगता है कि उसके पास ठोस कारण थे। बिल्कुल, स्त्रोत में यही बताते हैं। पहला तो ये कि कैसियो को उससे ऊपर प्रमोशन मिल गया था, अरे हाँ। और दूसरा, उसे ओथेलो पर अपनी पत्नी के साथ संबंध होने का भी तो गहरा शक था ना। जी हाँ, इयागो खुद कहता है कि मैं वो नहीं हूं जो मैं दिखता हूँ। मतलब वो दिखावे का उस्ताद है। हाँ, वो इसी भ्रम का जाल बुनकर डेस्डेमोना के पिता ब्राबैंटियो को ओथेलो के खिलाफ भड़काता है। बिल्कुल। यहाँ तक कि उस पर जादू टोने का झूठा आरोप भी लगवा देता है। बाप रे। पर मैं सोच रही थी इयागो ने ओथेलो के उस बाहरी होने की असुरक्षा को कैसे ट्रिगर किया? वो सीधे जाकर उससे कोई झूठ तो नहीं बोलता। हाँ, वो तो बस धीरे धीरे शक का बीज बोता है। हाँ। और यहीं पर मनोविज्ञान का कंफर्मेशन बायस या पुष्टिकरण पूर्वग्रह काम करता है। मतलब इयागो सिर्फ इशारे देता है ओथेलो को। एकदम सही। वो ओथेलो को ईर्ष्या से आगाह करने का नाटक करता है। वो कहता है कि ईर्ष्या से बचो, यह एक हरी आंखों वाला राक्षस है। क्या बात है। और ओथेलो खुद ही अपने शक को सच मानने पर मजबूर हो जाता है। उसे किसी असली सबूत की जरूरत ही नहीं थी। और यहीं पर डेस्डेमोना का वो मशहूर रुमाल काम आता है, जो ओथेलो का पहला तोहफा था। हाँ, वो रुमाल। इयागो की पत्नी एमिलिया के जरिए वो रुमाल कैसियो के कमरे तक कैसे पहुंचता है ये तो हम जानते ही हैं। बिल्कुल। पर यहाँ समझने वाली बात यह है कि ओथेलो को कोई ठोस सबूत नहीं चाहिए था। उसके लिए वो रुमाल वफादारी का प्रतीक था। मतलब सिर्फ ये सोचना कि वो रुमाल किसी और के पास है, ओथेलो के अपने अंदर की असुरक्षा की पुष्टि कर देता है। एकदम सही। यागो को बस एक हल्की सी चिंगारी की जरूरत थी और ओथेलो का अपना दिमाग ही बारूद बन गया। इसी मनोवैज्ञानिक हेरफेर के कारण ओथेलो पागलपन की हद तक चला जाता है। हाँ, और डेस्डेमोना को भी इस तबाही का अंदेशा हो जाता है, जो उसके दर्द भरे विलो सॉन्ग में साफ छलकता है। फिर आता है नाटक का अंतिम अंक, वो क्लाइमैक्स दृश्य जहाँ ओथेलो पूरी तरह से हार जाता है। हाँ, डेस्डेमोना की जान लेने से पहले वो कहता है, पुट आउट द लाइट, यानी रोशनी बुझा दो। वो सिर्फ कमरे की रोशनी नहीं बुझा रहा था, बल्कि अपने खुद के भ्रम और शक के अंधेरे में पूरी तरह डूब चुका था। और सबसे दुखद बात यह है कि मरते हुए भी डेस्डेमोना ओथेलो को नहीं, बल्कि खुद को ही दोषी ठहराती है। हाँ, वो कहती है कि मैं एक निर्दोष की मौत मर रही हूँ। यहाँ हमें एमिलिया के किरदार के महत्व को भी समझना चाहिए। बिल्कुल। स्रोतों से पता चलता है कि शेक्सपियर ने एमिलिया का किरदार खास तौर पर इयागो के धोखे को बेनकाब करने के लिए ही गढ़ा था। हाँ, वो आखिरकार उस दिखावे के जाल को तोड़ती तो है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो निष्कर्ष यही निकलता है कि ओथेलो केवल एक प्रेम कहानी का दुखद अंत नहीं है। बिल्कुल, ये दिखावे, हेरफेर और ईर्ष्या के खतरनाक परिणामों का एक सटीक उदाहरण है। एकदम सही कहा आपने।
ये दिखाता है कि जब इंसान अपने शक और असुरक्षा को अपने दिमाग की चाबी सौंप देता है तो विनाश तय है। जाते जाते श्रोताओं के सोचने के लिए एक विचार छोड़ते हैं। अगर ओथेलो डेस्डेमोना के बीच सिर्फ एक बार खुलकर और ईमानदारी से बात हो जाती तो क्या ये त्रासदी होती? ये बहुत ही गहरा सवाल है। आज की दुनिया में भी संवाद की कमी ऐसे कितने ही राक्षसों को जन्म देती है। बिल्कुल, जो चुपचाप रिश्तों को खा जाते हैं। इस पे जरूर विचार करें। खैर, इस गहरे विश्लेषण में आज के लिए बस इतना ही। और हाँ, जाने से पहले इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।